हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर 11 दोनों के वीडियोस मैंने डाल दिए थे। लेक्चर 10 में आपको मैंने हेनरी हर्ट्ज 1887 में जो कि फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट सेटअप था वो पढ़ा दिया। उसके बाद लेक्चर नंबर 11 में मैंने पढ़ाया है व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रा एंड व्हाट इज एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दोनों पढ़ने के बाद आज हम कुछ और नया पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वो टॉपिक है आपका लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रा और कलर स्पेक्ट्रा दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो जैसे हमको प्रिज्म के ऊपर जब व्हाइट लाइट अप्लाई करने के बाद जो कलर स्पेक्ट्रम मिलता था, जो कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं, मैंने वीडियोस में ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए आज ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि व्हाट इज कलर स्पेक्ट्रा। तो प्रिज्म के ऊपर जब व्हाइट लाइट अप्लाई होता है तब आपको स्क्रीन पे वो 7 कलर्स मिलते हैं विबग्योर वाले। तो वो जो 7 कलर्स है वो कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे रेड कलर तो उसके बाद का कलर, तीसरा कलर, नेक्स्ट कलर, तो वो कंटिन्यूअसली एक दूसरे में मिक्सअप होते हैं, इसलिए उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोलते हैं। और कलर स्पेक्ट्रा बोलते हैं क्योंकि उसमें कलर्स आते हैं। अब आज हम ऐसा स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं जिसमें कलर्स नहीं आते हैं, ब्राइट लाइंस आती है, ब्राइट लाइंस। और ये वाला जो स्पेक्ट्रम है उसका पूरा नाम है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। नाउ व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम? सो एमिशन स्पेक्ट्रम यानी कि जब कोई एटम है, एटम के ऊपर इंटेंस हीट अप्लाई किया जाता है या फिर एटम के ऊपर कोई हैवी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसको दिया जाता है, तब एटम वो हीट और डिस्चार्ज एब्जॉर्ब कर जाता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद वो पूरा अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल होने के बाद वो वापस स्टेबल होना चाहता है, इसलिए उसने एब्जॉर्ब किए हुए सारे रेडिएशन को वो एमिट कर देता है। और जब वो रेडिएशन को एमिट करता है तो उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर स्क्रीन पे उसको हम कैचअप करें तो उसमें कलर नहीं मिलते हैं, लाइन मिलते हैं, इसलिए इसको लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसकी भी डिटेल, जैसे लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम वर्ड बोल और उसकी डिटेल पूरी आपको समझ में आए तो वो लेसन नंबर आप 10 में देख लो। मैंने पूरा एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है वो फुल डिटेल मैंने उसमें करवाई है। अब आज मुझे अच्छे से ये टॉपिक कवर करना है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हर एक इंसान की फिंगरप्रिंट होती है, तो फिंगरप्रिंट आपको पता है दुनिया में जितने भी पर्सन है ना, सबकी फिंगरप्रिंट अलग अलग है, एक दूसरे से मैच नहीं करती है। तो अगर कोई क्राइम करता है तो उसी जगह से उस इंसान की फिंगरप्रिंट ले ली जाती है और फिंगरप्रिंट एनालाइज करने के बाद हम वो क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे ही ये जो एटम्स हैं उनका लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम निकालो तो उसमें जो लाइंस की पैटर्न आती है वो हर एक एलिमेंट की लाइन पैटर्न्स किसी दूसरे एटम से डिफरेंट होती है, इसीलिए लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम को हम फिंगरप्रिंट भी बोल सकते हैं। अब वो एटम का जो हमारे पास लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम यानी कि फिंगरप्रिंट मिल गया, उसको ये वाला जो मेथड है इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड बोलते हैं। तो अगर कोई अननोन एलिमेंट मुझे मिल गया और मुझे नहीं पता है कि मेरे हाथ में जो एलिमेंट है वो कौन सा है, तो आई वॉन्ट टू नो दैट कि ये एलिमेंट क्या है। तो बट ऑब्वियस सिंपल सा फंडा है, मैं उस एलिमेंट का लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम निकाल दूं।
यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी उसकी मेरे पास आ गई। अब वो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम को मेरे पास पहले से जो स्पेक्ट्रम पड़े हैं उसके साथ में मैच कर लूँ, तो मैच करने की वजह से मुझे पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट कौन सा है। तो इसीलिए लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम को हम फिंगरप्रिंट भी बोलते हैं। अब ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं तो मैं आपको बता दूं, सीजियम, फिर रुबिडियम और फ्रेंशियम, इंडियम है, थेलियम है, तो ये और स्कैंडियम। तो ये जो एलिमेंट्स हैं उनको ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से आइडेंटिफाई किया था। और रॉबर्ट बुन्सेन ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने ये फिंगरप्रिंट वाला फंडा हमको समझाया था। सबसे पहले ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड रॉबर्ट बुन्सेन ने एक्सप्लेन किया था। तो मैं वही बता रही हूँ आपको कि भाई स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो मेथड है उससे कौन कौन से एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो गैलियम, इंडियम, थैलियम, स्कैंडियम, सीजियम और रुबिडियम, ये सारे एलिमेंट जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक। और आपको पता है कि जो सन है, सन के अंदर हीलियम एलिमेंट, हीलियम गैस बहुत सारा है। तो सन का जो कंस्टिट्यूएंट है हीलियम गैस, वो भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से आइडेंटिफाई किया गया। कोई सन के अंदर जा सकता है और सन के अंदर जाके उसमें से कोई सैंपल लेके आ सकता है, नहीं ना? तो वैसे ही सन का भी जो अंदर का मटेरियल है, कोर मटेरियल हीलियम गैस से बना हुआ, तो वो सारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से आइडेंटिफाई किया गया था। अब आपको पता है कि हम इस चैप्टर में कब से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए? तो एटॉमिक मॉडल के लिए। हमको ये जानना है कि ये एटॉमिक मॉडल कैसा है। अब एटॉमिक मॉडल कैसा है, वो पहेली को किसने सुलझाया था सबसे पहले? तो थॉमसन ने। लेकिन वो पहेली फिर भी पहेली जैसा था। वाटरमेलन के बाद थॉमसन अंकल की जो थियरी थी उसको क्रैक किसने किया था? तो रुथरफोर्ड अंकल ने न्यूक्लियस सजेस्ट किया। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? तो रुथरफोर्ड ने। लेकिन फिर भी रुथरफोर्ड अंकल को ये नहीं पता था कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वो डिफरेंट ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई एक ही ऑर्बिट में नहीं है, वो बहुत सारी ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो किसके मॉडल से पता चला? तो थॉमसन के बाद, रुथरफोर्ड के बाद तीसरा मॉडल है बोर एटॉमिक मॉडल। मैंने यहाँ पे लिखा है नील बोर। तो नील्स बोर was first to explain quantitatively the general feature of hydrogen atom, and that is structure and its spectrum. तो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है। और लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम निकलने के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर की दुनिया में बहुत सारे राज जो थे वो खुल गए। अब ये जो राज है वो कैसे खुले, तो हम यही पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है खुल जा सिमसिम। तो अब खुल जा सिमसिम में हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, नील बोर अंकल ने किया क्या था? तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे निकाला? तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम के लिए 3 चीजें चाहिए आपको। एक प्रिज्म चाहिए, दूसरा आपको स्क्रीन चाहिए, और तीसरा प्रिज्म है, स्क्रीन है, तो क्या नहीं है? तो एक रे चाहिए, यानी कि रेडिएशन। तो एक रेडिएशन, फिर प्रिज्म, फिर स्क्रीन। अगर ये 3 चीज है आपके पास तो बट ऑब्वियस आप किसी का भी स्पेक्ट्रम निकाल सकते हो।
ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड और इसमें निकाला गया था हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। तो कैसे हाइड्रोजन तो गैस है ना, और वो तो इनविजिबल गैस है, आपको थोड़ी ना हाइड्रोजन दिखता है। तो हाइड्रोजन जब दिखता नहीं है तो हाइड्रोजन का रे कहाँ से लाएंगे, तो हाइड्रोजन का रेडिएशन कैसे करेंगे, तो हाइड्रोजन को पहले एक्साइट करेंगे। हाइड्रोजन तो H2 गैस है, तो इसमें H दो एटम्स हैं, तो सबसे पहले ये इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के बाद एक्साइटेड हाइड्रोजन लाना पड़ेगा, और हाइड्रोजन जब एक्साइटमेंट में आएगा, एक्साइटेड मोड में जाएगा, तो अंदर से बहुत सारे रेडिएशन वो एमिट करेगा। तो ऐसी कुछ चीज हमने पढ़ी थी। तो हाँ, कैथोड रे ट्यूब याद करो। कैथोड रे ट्यूब के अंदर हमने कोई गैस भर दिया था, उसके बाद दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए थे और उसको लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज अप्लाई किया था, और जैसे ही स्विच ऑन किया तो अंदर से लाइट आया। आपके घर में भी ट्यूबलाइट है, आप स्विच ऑन करोगे ना तो ट्यूबलाइट के अंदर से लाइट मिलेगा ही आपको। वैसे ही कैथोड रे ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को डाल दिया गया। अब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आपको पता है ना, मेटल इलेक्ट्रोड होंगे वो सब, और जैसे भी इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया तो अंदर से हाइड्रोजन का रे मिला। हाइड्रोजन का जो लाइट है ना, रेडिएशन है, वो वायोलेट कलर का है। ये कौन से कलर का रेडिएशन है? वायोलेट कलर का। और ये जो हाइड्रोजन का रेडिएशन है उसको एक प्रिज्म के ऊपर अप्लाई किया गया। अब प्रिज्म के ऊपर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जब इसको कैच करते हैं, जब ये प्रिज्म के अंदर से पास होके जब यहाँ पे रेडिएशन यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस जो मिलता है उसमें यहाँ पे पूरा डार्क मीडियम हो गया था, और डार्क मीडियम में ब्राइट, एक्चुअली वाइट कलर की लाइन्स, इसमें समझो कि पूरा डार्क मीडियम था और डार्क मीडियम में ऐसे ब्राइट लाइन्स आई थी। ब्राइट मतलब व्हाइट व्हाइट लाइन्स थी, मीडियम पूरा ब्लैक था, मीडियम डार्क था और उसमें व्हाइट ब्राइट लाइन्स दिखे थे, और इसमें बहुत सारे लाइन दिखे थे। इसीलिए तो इसका नाम क्या रखा है? लाइन स्पेक्ट्रम। जिसमें लाइन मिलते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम, जिसमें कलर्स मिलते हैं वो कलर स्पेक्ट्रम। तो ये वायोलेट कलर का जो हाइड्रोजन का रे है उसको प्रिज्म के ऊपर अप्लाई करने के बाद फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर ऐसे बहुत सारे शार्प लाइन मिले थे, ब्राइट लाइंस, और इसीलिए ये लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। अब ये जो लाइंस थे वो सारी लाइंस को बोर अंकल ने एनालाइज नहीं किया। इसमें से ये जो सीरीज मिले तो डिफरेंट सीरीज के अंदर डिफरेंट लाइंस थे। अब डिफरेंट सीरीज को डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च किया। बहुत सारी लाइंस, बहुत सारे साइंटिस्ट, तो डिफरेंट जोन, डिफरेंट साइंटिस्ट, और डिफरेंट जोन के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने रिसर्च करने के बाद जो सीरीज हमको दिया वो सीरीज को उसी साइंटिस्ट का नाम दे दिया गया था। तो यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रा है उसको सीरीज वाइज में अब लिखती हूँ कि कितने सीरीज थे उसमें और कौन कौन से साइंटिस्ट ने ये सीरीज को हमको एक्सप्लेन किया था। तो ये याद रखना, आप अच्छे से ये टेबल याद रखना। ये JEE नीट या कॉम्पिटिटिव लेवल का बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक है। दिस चैप्टर इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल्स। सो स्टूडेंट्स, इसीलिए तो हम इतना मेहनत करते हैं ताकि ये चीज़ें जो है आपको समझ में आए। यहाँ पे आप समझो कि हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रा मिला था, यानी कि हाइड्रोजन का जो फिंगरप्रिंट हमको मिला था उसमें 21 लाइंस थी। कितनी लाइंस थी? 21। अब जो 21 लाइंस थी उसमें वो 21 लाइंस डिफरेंट रीजन में थी।
सारी की सारी लाइन कोई एक रीजन में नहीं थी। तो देर आर सो मैनी रीजन एंड इन डिफरेंट रीजन देर आर टोटल नंबर ऑफ लाइन्स 21। सो यहाँ पे सबसे पहला रीजन था, वो कौन सा था? तो वो वाला जो सीरीज है लाइमैन सीरीज, फर्स्ट वाला सीरीज बच्चों कौन सा था? लाइमैन सीरीज। अब लाइमैन, चलो यहाँ पे मैं पूरा लिख देती हूँ। यहाँ पे है सीरीज, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सीरीज टर्म, और यहाँ पे लिखेंगे हम लाइन टर्म। सो मत जाना मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो गुड मॉर्निंग है, जागते रहना। तो सीरीज टर्म कौन सी है? लाइमैन। दूसरी सीरीज लाइमैन के बाद है बामर सीरीज। लाइमैन बामर देन पास्चन, लाइमैन बामर पास्चन, उसके बाद आएगा ब्रैकेट सीरीज। लाइमैन बामर पास्चन, लाइमैन बामर पास्चन ब्रैकेट, लाइमैन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड। पी यहाँ पे साइलेंट है, ये फुंड सीरीज है। और फुंड के बाद हमफ्रे, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन सीरीज तो था हाइड्रोजन में, तो टेक्स्ट बुक उसको निकल गया, लेकिन 21 लाइंस तो उसमें से फिर गायब हो जाएंगी। आप पूछोगे मुझे मैडम कहाँ गई, आपने 21 बोली थी, तो इसलिए ये वाला सीरीज आपको लर्न करना है। चलो फिर से धीरे धीरे जाएंगे, आराम से जाएंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है ये वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे सीरीज, कहाँ पे सीरीज? तो ये जो स्पेक्ट्रम था ना हाइड्रोजन का, उसमें जो लाइंस आई थी, तो 1 2 3 4 5 6 लाइन लाइमैन सीरीज में आई थी। फिर उसके बाद का जो जोन था उसमें 5 लाइन थे, 5 लाइन बामर सीरीज में थे। लाइमैन में 6 लाइन थे, बामर में 5 लाइन थे। 5 लाइन के बाद पास्चन सीरीज में 4 लाइन थे। तो लाइमैन बामर फिर पास्चन जो सीरीज है उसमें 4 लाइन थे। फिर उसके बाद 3 लाइन्स थे, तो वो कौन सा? तो ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में 3 लाइन थे। फिर उसके बाद लाइमैन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड, तो फुंड में 2 लाइन थे। और लास्ट वाला जो है हमफ्रे, तो उसमें सिर्फ एक ही लाइन था। अब कुल मिला के टोटल करो तो यानी कि 6 + 5 कितने होंगे? 11 हो जाएंगे। 11 + 4 कितने होंगे? 15। 15 प्लस ये 5 20 और ये 1, तो टोटल 21 स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे आप ये चीज़ मैंने बार बार बोली है, तो आपको भी याद रह गया होगा। तो याद हो गया ना बच्चों कि भाई हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम था उसमें कितनी लाइंस थी? 21। अब ये टोटल जो 21 लाइन है उसमें से जो लाइमैन सीरीज था उसमें 6 लाइन थी, बामर के अंदर 5 लाइन थी, पास्चन की 4 लाइन थी, ब्रैकेट की 3 लाइन्स थी, फुंड की 2 लाइन्स थी, और हाइड्रोजन के पास सिर्फ हमफ्रे सीरीज में एक ही लाइन था। सो टोटल 21 कुल मिला के लाइन्स आई थी। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम सोचो, हाइड्रोजन में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन वाला स्पेक्ट्रम इतना हैवी है जिसको एनालाइज करने के लिए इतने सारे साइंटिस्ट का पैनल बैठा हुआ था। तो अगर हमारे पास
मोर देन वन इलेक्ट्रॉन वाले स्पेक्ट्रम आए तो कितने सारे साइंटिस्ट हमको चाहिए। तो यहाँ पे इतनी सीरीज थी। इसको मैं शॉर्टकट में हमेशा बच्चों को बोलती रहती हूँ कि लाए बापा ब्रेकफास्ट, लाए बापा ब्रेकफास्ट, तो आपको वो सीरियल वाइज याद हो जाएंगे। लाए बापा ब्रेकफास्ट यानी कि लाइमैन बामर, लाइमैन बा बामर, पा पास्चन, ब्रेक तो ब्रैकेट एंड फास्ट तो फुंड और लास्ट वन हम्फ्रे। अब यहाँ पे जो सीरीज टर्म है तो ये सीरीज टर्म को अभी हम धीरे धीरे उसकी ही डिटेल में जाने वाले हैं कि ये कैसे आए, लाइंस क्यों आए, वो सारे कंफ्यूजन्स आपको धीरे धीरे मुझे क्लियर करवाने हैं। लेकिन यहाँ पे जो लाइमैन है उसका सीरीज टर्म जिसको बोलते हैं एंड इनिशियल तो वो 1 होगा। बामर सीरीज का सीरीज टर्म 2 होगा। पास्चन सीरीज का सीरीज टर्म 3, ब्रैकेट के लिए 4, फुंड के लिए 5 और हम्फ्रे के लिए 6। अब लाइन टर्म तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा। अजीब सा लगेगा थोड़ी देर, लेकिन उसके बाद की जो एक्सप्लेनेशन है उसके बाद समझ में आएगा आपको। ये लाइन टर्म, ये सीरीज टर्म 2 है तो लाइन टर्म 3, 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा। ये 3 है तो 4, 5, 6, 7। ये 4 है तो 5, 6, 7, 5 है तो 6, 7 और 6 है तो 7। अब ये कैसे लाइंस आए और क्यों ये लाइंस आए वो समझते हैं। तो लाइंस आने के रीजन क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ पे चलो मैं पहले आपको एक मॉडल दिखा दूं हाइड्रोजन का, कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मॉडल देखो ध्यान से। यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद वाला सबसे पहला जो ऑर्बिट है जिसका क्वांटम नंबर 1 है और ये के शेल है, के शेल। ये n = 2 है तो ये सेकेंड ऑर्बिट लेवल L शेल। ये n = 3 है तो KL के बाद आता है M शेल। ये n = 4 है तो KLM के बाद आता है N शेल। ये n = 5 है तो KLMNO। फिर ये n = 6 है तो KLMNO के बाद P और ये 7th वाला ऑर्बिट तो KLMNOPQ। स्क्रीन पूरा ओके डन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का आप एटम देखो, जो रुदरफोर्ड का मॉडल था उसमें ये ऑर्बिट्स नहीं थे, जबकि उसमें ऑर्बिट्स है। ये पता कैसे चला? तो ये पता हमको बोर के ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का उससे पता चला और बोर अंकल ने एक्सप्लेन किया कि ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं। अब सोचो कि हाइड्रोजन तो उसका इलेक्ट्रॉनिक ये एटॉमिक नंबर Z1 है और एटॉमिक मास जो है वो 1 है, यानी कि हाइड्रोजन के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के अंदर। और जब ये एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में है, फर्स्ट वाली। अब यहाँ पे उसका जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट विच इज अ लोअर एनर्जी स्टेट, जिसमें वो परमिशिएबल ऑर्बिट बोलते हैं, जिसमें वो मूव करता है। यानी कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में मूव करता है, फर्स्ट ऑर्बिट में उसका ग्राउंड स्टेट है। लेकिन इसी हाइड्रोजन गैस को
हमने वो कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब में डाल दिया था, याद है ना। हाइड्रोजन गैस को हमने किस में डाल दिया था, तो कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डाल दिया था। अब अंदर डालने के बाद मैंने इसको हाई वोल्टेज दिया। जब इसको हाई वोल्टेज मिला तो हाइड्रोजन गैस जो है इसको हाई वोल्टेज मिला, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था, समझना बच्चों, ध्यान रखना, ये टॉपिक ये वीडियो इसीलिए ही तो बनाया है, इसको आप 10 बार देखो। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो कि अपने ग्राउंड स्टेट में था, उसको वोल्टेज अप्लाई किया गया था, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो वो ग्राउंड स्टेट से कौन से स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट में। क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में किसी को अच्छा नहीं लगता, तो बट ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन को कहां से अच्छा लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन भी ग्राउंड स्टेट में गया तो गया, ग्राउंड स्टेट से सॉरी एक्साइटेड स्टेट में गया, लेकिन ज्यादा देर तक वहां पे रुकेगा नहीं, वो वापिस अपने घर पे आएगा, तब एनर्जी का एमिशन होगा। और ये जो एमिशन है ना, वो एमिशन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस होते हैं। ये एमिशन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के क्या होते हैं बच्चों, रेडिएशंस। और ये वाला जो रेडिएशन है वो एक स्पेक्ट्रल लाइन। तो यहाँ पे देखो, समझो फिर से ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में था, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, फिर वो एक्साइटेड स्टेट में गया। वहां पे वो लॉन्ग टर्म रुकता नहीं है, वापिस उसको स्टेबल होना था, तो वहां से वो अपनी एनर्जी लूज करके अपने लोअर स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में फिर से वापस आता है, तब ये एनर्जी को एमिट करता है। और वही एनर्जी ये प्रिज्म पे अप्लाई होती है, ये रेडिएशन प्रिज्म पे अप्लाई होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमको स्पेक्ट्रम में लाइट मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन जब जाके वापिस आता है तो ये पूरा जो एक रोटेशन है उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम जंप भी बोलते हैं इसको, क्वांटम जंप। तो इलेक्ट्रॉन जंपिंग जपाक करता ही रहता है, वो अपनी ऑर्बिट में स्टेबल नहीं है। अपनी ऑर्बिट में स्टेबल तो था, लेकिन जब उसको एनर्जी प्रोवाइड किया गया तब वो एक्साइटेड मोड में चला गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो ग्राउंड स्टेट वो फर्स्ट है, तो वो फर्स्ट से सेकेंड में भी जाता है, फर्स्ट से थर्ड में भी जा सकता है, फर्स्ट से फोर्थ में जा सकता है, वो फर्स्ट से सेवंथ में भी जा सकता है। लेकिन जैसी जैसी एनर्जी, आपने एक ग्लास बॉर्नवीटा पिया तो आपको जितना एनर्जी मिला उतना ही आप जंप करोगे, लेकिन 2 ग्लास पी लिया तो आप और ज्यादा जंप करोगे, और 3 ग्लास बॉर्नवीटा डाल दिया तो और भी जंप करोगे। यानी कि जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड किया जा सकता है उतना ही इलेक्ट्रॉनिक जंप होता है। तो यहाँ पे समझो आप कि ये 7th नंबर का ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन जंप मार के 7th ऑर्बिट में आ गया, लेकिन वो 7th से फर्स्ट ऑर्बिट में वापस जा रहा है। वो ये वाला जो है वो हायर एनर्जी स्टेट है, ये लोअर एनर्जी स्टेट है। अब हायर एनर्जी से मुझे लोअर एनर्जी में आना है, हायर एनर्जी से मुझे लोअर में आना है, मुझे एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना है, तो मुझे एनर्जी को एमिट करना पड़ेगा, और वही एमिशन मुझे एक लाइन देता है। तो यहाँ पे 7th ऑर्बिट से मैं फर्स्ट ऑर्बिट में आई तो मुझे एक स्पेक्ट्रल लाइन मिला। अगर मैं 6th से फर्स्ट में आई, 6th से मैं फर्स्ट में आ रही हूँ, इलेक्ट्रॉन कितना जंप करेगा वो तो पता नहीं, वो कोई से भी स्टेट से फर्स्ट में जा रहा है समझो। अगर वो 4th से फर्स्ट में गया, वो 3rd से फर्स्ट में गया, वो 2nd से फर्स्ट में गया, तो समझो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन मुझे मिल रही है, और यही हमारी लाइमैन सीरीज है। तो यानी कि समझो कि यहाँ पे लाइमैन सीरीज के ट्रांजिशन कौन कौन से हैं। तो लाइमैन सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है n = 2 to n = 1, यानी कि सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में 2 to 1 वाला लाइन,
n is equal to 3 to n is equal to 1, n is equal to 4 to n is equal to 1, n is equal to 5 to n is equal to 1, n is equal to 6 to n is equal to 1 and n is equal to 7 to n is equal to 1। यानी कि टोटल मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। टोटल मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ पे है? 6 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और ये वाले रहे 2 to 1 फर्स्ट लाइन, 3 to 1 ये 2 to 1 वाला लाइमैन सीरीज का फर्स्ट लाइन होगा। लाइमैन सीरीज का सेकेंड लाइन कौन सा? तो 3 to 1। लाइमैन सीरीज का थर्ड लाइन कौन सा? तो 4 to 1। लाइमैन सीरीज का फोर्थ लाइन कौन सा? तो 5 to 1। लाइमैन सीरीज का सिक्स्थ लाइन जो है, सॉरी फिफ्थ लाइन, तो 6 to 1 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यानी कि ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन वापिस आया, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन वापिस आया, बट आया फर्स्ट में, इसलिए इसका सीरीज टर्म फर्स्ट दिया गया है। तो लाइमैन सीरीज का सीरीज टर्म फर्स्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई से भी एक्साइटेड मोड में वो फर्स्ट में ही वापस आता है। अब यहाँ पे समझो सेकेंड लाइन में वापस आए हम, तो 7 से लेके सेकेंड, 6 से भी लेके सेकेंड, 5th से भी लेके सेकेंड, 4 से भी सेकेंड और थर्ड से भी सेकेंड, तो 1 2 3 4 5 लाइन। तो ये लाइन है बामर सीरीज की। अब समझो बामर के बाद हम 7 से 3 के थर्ड ऑर्बिट में जा रहे हैं, तो 7 to 3, 6 to 3, 5 to 3 और 4 to 3। So there are 4 lines and these 4 lines are of Lyman, Balmer then Paschen series। अब पास्चन के बाद समझो कि 7 से मुझे 4th में जाना है, 7 से मैं 4th में जा रही हूँ, 7 to 4, फिर 7 to 5 और फिर 7 to 6। There are 3 lines only which is our bracket series and the last one, not last, उसके बाद भी एक सीरीज है कि 7 to अब 5 में आ जाओ और 7 to 6 जस्ट ओनली 2 लाइन्स। तो लाइमैन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड सीरीज है। तो ये है फुंड। और फुंड के बाद अगर आप कहीं सिर्फ 7 to 6 वाला ट्रांजिशन, तो ये लास्ट लाइन जो है वो है हमारी हम्फ्रे सीरीज। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये टोटल 7 लाइन्स हैं, सॉरी लाइमैन सीरीज की 6 लाइन है, बामर सीरीज की 5 लाइन्स हैं, पास्चन सीरीज की 4 लाइन्स हैं, ब्रैकेट सीरीज की 3 लाइन है, फुंड सीरीज की 2 लाइन है और हम्फ्रे की 1 लाइन। तो पूरे ये वाले स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में टोटल 21 स्पेक्ट्रल लाइन्स था। तो आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि ये जो बामर सीरीज है वो 3 to 2, बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन, ये सारे ट्रांजिशन मैंने लाइमैन के लिखे। बच्चों आप खुद ही बामर के, पास्चन के, ब्रैकेट के, फुंड के और हम्फ्रे के ट्रांजिशन और लाइन का नंबर वो लिख के मुझे 100% आपको भेजना है। देखो बामर का मैं फिर से एक बार समझा दूं थोड़ा बहुत कि बामर सीरीज है तो उसका सीरीज टर्म क्या है? तो 2 है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कौन कौन से होंगे? तो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से जंपिंग जपाक करके सेकेंड ऑर्बिट में मूव ऑन होता है। इलेक्ट्रॉन 4th से लेके भी सेकेंड में मूव ऑन होगा, इलेक्ट्रॉन 5 से भी सेकेंड में मूव ऑन होगा, इलेक्ट्रॉन 6 से भी सेकेंड में ही मूव ऑन होगा और इलेक्ट्रॉन 7th से भी सेकेंड में आएगा। तो ये समझो कि सारे ट्रांजिशन सेकेंड नंबर में आए हैं। हर एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन वापिस कौन से प्लेटफॉर्म पे है? तो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जब वापिस आता है तो ये बामर सीरीज के लाइन्स होते हैं। तो अगर आपको कोई पूछ ले
कि बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन कौन सा है। तो बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन है n इज इक्वल टू 3 to n इज इक्वल टू 2। ये बामर का फर्स्ट लाइन, ये बामर का सेकेंड लाइन, ये बामर का थर्ड लाइन, ये बामर का फोर्थ लाइन, ये बामर का फिफ्थ लाइन। तो ये लाइन वाइज भी आपको याद रखना है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें बच्चों मैंने क्या पढ़ाया, तो नील्स बोर का हाइड्रोजन के लिए लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, और वही लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइंस थी। वो जितने भी लाइंस थे वो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में थे, और डिफरेंट डिफरेंट सीरीज का जो रिसर्च डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने किया है उसके अकॉर्डिंग वो सीरीज के नेम्स दिए गए। और उसमें से फर्स्ट वाला सीरीज है अपना लाइमैन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, फुंडर, हॉफले। और एक चीज आपको याद रखनी है जो कि आपके छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं कि ये जो सीरीज है इनकी जो लाइंस हैं वो लाइंस की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो कौन से रीजियन में है। तो हमने वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी थी 10⁶ हर्ट्ज, तो वहाँ पे विजिबल स्पेक्ट्रम था, विजिबल, फिर IR स्पेक्ट्रम था, फिर अल्ट्रा वायोलेट रीजियन भी था। तो ये लाइन कौन कौन से स्पेक्ट्रम के कौन कौन से रीजियन में है, तो स्पेक्ट्रम के रीजियन भी आपको MCQ याद करते हैं। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रल रीजियन जो है वो भी आप याद रखियो, UV�III। मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ तो मुझे याद हो जाता है UV�III। क्या बोलोगे आप? UV�III। तो UV यानी कि अल्ट्रा वायोलेट, U यानी अल्ट्रा वायोलेट जो रीजियन है वो स्पेक्ट्रल रीजियन। फिर विजिबल लाइन, विजिबल वाला रीजियन है, विजिबल जोन में लाइमैन बामर सीरीज है। फिर I यानी कि इंफ्रारेड रीजियन, अगेन ये भी इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड में, ये फार इंफ्रारेड, दूर दूर वाले इंफ्रारेड रीजियन में ये वाला सीरीज आपका मिलेगा। तो इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, तो UV�III, फिर उसके बाद भी I है लेकिन फार इंफ्रारेड। तो ये जो रीजियन है, मैं कल के लेक्चर में वापिस से हम यही टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये वाले टॉपिक में ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इसमें से मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो लाइमैन अंकल है, लाइमैन अंकल ने बामर सीरीज की जो लाइन है उसका वेव नंबर का फॉर्मूला दिया था, और वो वेव नंबर का फॉर्मूला था न्यू बार। वेव नंबर बच्चों, वेव नंबर मैंने बताया हुआ है न्यू बार 1/λ, यानी कि वेव नंबर, और वो कैलकुलेट करके दिया था 109,677 1/2² - 1/nf², ये पर सेंटीमीटर। ये वाला जो फॉर्मूला है वो बामर अंकल ने, तो ये बामर अंकल का गिफ्ट है कि कोई भी जो सीरीज है और कोई भी स्पेक्ट्रल रीजियन है उसमें कितने वेव नंबर होते हैं, वो वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ 109,677 1/2² अपॉन 1/nf² पर सेंटीमीटर। और इसको, ये जो कैलकुलेशन है इसको हम रीडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। सॉरी, ये जो कैलकुलेशन है वो रीडबर्ग कांस्टेंट है। और ये रीडबर्ग कांस्टेंट अभी आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन जब बोर पोस्टुलेट हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे तो बहुत सारे, मतलब रीडबर्ग अंकल ने कैसे कैलकुलेट किया था वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर यही टॉपिक हमको कंटिन्यू करना है। सो कल जल्दी जल्दी से फिर से क्लास में आ जाइएगा।